हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लास्ट वीडियो में हमने वैलिडिटी के नेचर और उसके टाइप्स की बात की थी, जिसे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और थिंकर्स ने उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के आधार पर क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल वैलिडिटी के दो सब टाइप्स को देखा था। इस वीडियो में हम इंटरनल वैलिडिटी को पढ़ेंगे और साथ में इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स और कैलकुलेटिव फॉर्मूलाज को भी जानेंगे। तो चलिए बिना इस टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इंटरनल वैलिडिटी या आंतरिक वैधता उसे कहते हैं जो किसी भी टेस्ट के अंदर होने वाले एस्पेक्ट्स को मेजर करता है, या ये उनकी बात करता है जिसके आधार पर हमें ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टेस्ट की वैलिडिटी क्या है और कैसी है। ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, और इसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि टेस्ट की वैलिडिटी कितनी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसके 5 सब टाइप्स हैं जो कि हम देख सकते हैं। सबसे पहले आता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी को प्रत्यक्ष वैधता भी कहते हैं। इसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को किसी पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू मेजर करते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं, यानी कि फेस टू फेस, या उसको हम देख के ही समझ जाते हैं कि वो एक्चुअली किस एट्रीब्यूट को मेजर आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आर्मी ऑफिसर्स के लिए बनाए गए जो टेस्ट होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको देख के ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेस्ट नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, ये सिर्फ हाईली इंटेलेक्चुअल या आर्मी ऑफिसर्स के इंडिविजुअल्स इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मींस उस टेस्ट में आर्मी ऑफिसर्स की एबिलिटी को मेजर करने वाले क्वेश्चंस और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल, किस लैटिट्यूड पे कौन सी कंट्री या स्पेस है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, या किस रडार में उस पे वर्क करना चाहिए, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ना कि हम ये देखेंगे कि उसमें मार्केट में आजकल वेजिटेबल्स का क्या रेट चल रहा है, या किस मूवी को कौन सा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला या कोई अवार्ड दिया गया। इन सभी में एक बात ये भी ध्यान रखने वाली होती है कि अगर कोई टेस्ट एडल्ट के लिए बनाया गया है तो उस टेस्ट में उसी से रिलेटेड या उसी एज ग्रुप से रिलेटेड ही क्वेश्चन रखने चाहिए। इमेज में देख पा रहे हैं कि एडल्ट क्या है कि कुछ ब्लॉक्स को डिजाइन कर रहा है और उसके IQ लेवल या उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, उसकी एक्चुअली उस टेस्ट की फेस वैलिडिटी वो नहीं दिखा पा रहा है, और ना ही हम उसके IQ लेवल को चेक कर पा रहे हैं। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है और उसका IQ टेस्ट किस तरीके से किया जा रहा है, ऑन पेपर या कुछ हाईली मैथ्स के कैलकुलेशंस वगैरह को देख के लिया जा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों भी सिचुएशन में ये टेस्ट की फेस वैलिडिटी को नहीं शो कर रहा है, यानी कि वो टेस्ट सही चीज को मेजर नहीं कर रहा है, और उसके जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, या उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली नहीं है। जब इस क्वेश्चंस उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली होते हैं, तो उसे हम देख के ही बता सकते हैं कि उस टेस्ट वो कितनी उसकी फेस वैलिडिटी है। यही इसकी डेफिनेशंस होती है। मॉइजर ने फेस वैलिडिटी को डिफाइन करने के लिए, या उसको कैसे देख सकते हैं कि उसमें फेस वैलिडिटी होनी ही चाहिए या हो सकती है, उसके 4 टाइप्स बताए हैं। इसको हम देख सकते हैं बाय अजम्पशन, जिसमें ये माना जाता है कि जो भी टेस्ट लिया गया है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट या एबिलिटी को मेजर कर रहा है। सपोज कोई टेस्ट अगर आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और उसके क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स में मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हो, जैसे कि उसमें टेम्परामेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, इंटेलिजेंस है और सिचुएशनल स्टेटमेंट्स हैं, तो पॉसिबली ये सोचा जा सकता है कि ओवरऑल ये एक पर्सनालिटी को चेकआउट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाय डेफिनेशन। इसमें ये माना जाता है कि अगर पर्टिकुलर जो ट्रेट है उसको हमें मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के लिए उसके लेवल्स को डिफाइन करना होगा, या उसको रेटिंग स्केल में मेजर करना सही होगा। जैसे कि अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को मेजर आउट करना चाह रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को रेटिंग स्केल में मेजर करने की कोशिश करेगा। वो इसी तरीके के क्वेश्चनर्स को बनाएगा और उस टेस्ट को भी यूज करेगा कि ताकि उनके जो
जो भी परफॉर्मेंस है या एटीट्यूड का लेवल है उसको एक तरह से उनको रेटिंग दिया जा सके कि किसका अच्छा है, किसका उससे कम अच्छा है, उसको और कितना मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऑर्डर में चेंज किया जाता है या उसको एक नंबरिंग दी जाती है, तो वो रेटिंग स्केल में डिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो फेस वैलिडिटी को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बाय एक्सपीरियंसेस। इसके थ्रू हम देखते हैं कि टेस्ट को देख के ही हम अज्यूम लगा सकते हैं कि वो टेस्ट किस को मेजर कर रहा है, यानी कि उसमें जो भी मेंशन इंस्ट्रक्शन है या स्टेटमेंट है उसी के थ्रू हम उस टेस्ट की वैल्यू फेस वैल्यू को बता देते हैं। जैसे टीचर के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हम टेस्ट को देखते ही पहचान जाएंगे कि उसमें ये टीचर की कैपेसिटी को चेकआउट करने के लिए कोई टेस्ट बनाया गया है और इसको हम सिर्फ टीचर्स पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इस टेस्ट की फेस वैलिडिटी होगी। नेक्स्ट आता है बाय हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में हम देखते हैं कि इसमें टेस्ट को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो फ्यूचर में भी उस यूजफुल बना रहे हैं, यानी कि आज हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसमें ऐसी चीजें भी उसमें ऐड ऑन कर दें ताकि वो फ्यूचर में भी यूजफुल हो। तो इससे क्या होता है कि इस तरह से हम उस टेस्ट की वैलिडिटी या फेस वैलिडिटी को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं इस किसी भी टेस्ट की जो फेस वैलिडिटी है इन चारों ही अजम्पशन से हम देख सकते हैं, जो कि मॉइजर ने बताया था कि वो इस तरीके की होती है जिसके लिए वो मेजर आउट किया जा रहा है और जिसके लिए वो बनाया जा रहा है उस चीज को वो मेजर कर रहा है और वो पर्टिकुलर ट्रेड को ही मेजर करेगा। इसके साथ में ये भी देखा जाता है कि उसके ट्रेड के लेवल को भी हम देख सकते हैं और फ्यूचर में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका भी हमें उससे पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी के दूसरे टाइप यानी कि लॉजिकल वैलिडिटी की, जिसको कि हम तर्क संगत वैधता भी कहते हैं। लॉजिकल वैलिडिटी से मतलब ये होता है कि किसी भी टेस्ट के थ्रू ये उसी ट्रेड को मेजरमेंट करेगा जिसके लिए कि वो बनाया गया है। इसी के आधार पर हम उसकी फेस वैलिडिटी को देख सकते हैं। जैसे सेम फेस वैलिडिटी को अभी हमने पढ़ा था कि हम टेस्ट के क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शंस को देख कर या पढ़ के समझ जाते हैं कि उस टेस्ट की क्या फेस वैलिडिटी है। उसी तरीके से लॉजिकल वैलिडिटी पे भी हम देख सकते हैं कि जिस भी ट्रेड को मेजर करने के लिए उसको बनाया गया है उसी के लिए उसको ही वो मेजर कर रहा है। जैसे कि कोई टेस्ट है जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ही उसमें रखे जाएंगे, ठीक है। अगर उसमें और भी क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया जाएगा तो मैथ्स के स्किल्स को तो वो चेकआउट कर ही नहीं पा रहा होगा, ठीक है। सपोज अगर हम देख रहे हैं कि रूम का मेजरमेंट देखना है तो हम उसको किस यूनिट में देखेंगे, सेंटीमीटर में देखेंगे, मीटर्स में देखेंगे, स्क्वायर फीट में देखेंगे, या जो भी स्केल होती है उनको देखेंगे, ठीक है। तो अब रूम के मेजरमेंट को हम उन्हीं के ही यूनिट में, यानी कि लॉजिकल वैलिडिटी वही चीज होती है किसी भी टेस्ट की जिसके लिए उस एट्रीब्यूट को मेजर आउट किया जा रहा है, उसको उसी यूनिट उसके मेजरमेंट जो यूनिट होती है उसी में ही उसको चेकआउट किया जाए, ना कि किसी अदर में किया जाए, ठीक है। सिमिलरली जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें हम लॉजिकल अगर वैलिडिटी की बात करते हैं तो उसमें मेजरमेंट लेवल्स को सेट ऑन करते हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं नॉमिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है, और जो बाकी हमारे लेवल्स मेजरमेंट लेवल्स होते हैं उनमें इनको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक। अगर इसमें इस तरीके का नहीं रखेंगे, मेजरमेंट लेवल्स को नहीं सेट करेंगे तो हम देखते हैं कि उसकी टेस्ट की वैलिडिटी नहीं होती या हम उसके टेस्ट की वैलिडिटी को नहीं डिफाइन कर पाएंगे या उसकी बहुत वैलिडिटी कम होगी। नेक्स्ट हम कंटेंट वैलिडिटी को देखेंगे, इसके अलग अलग नाम भी देख सकते हैं। इसको हम अंतर विषय वैधता, विषय वस्तु वैधता, पाठ्यक्रमात्मक वैधता, सुसंगति, रेलिवेंस या आंतरिक वैधता या इंट्रिंसिक वैलिडिटी या वृत्ति वैधता या सर्कुलर वैलिडिटी या रिप्रेजेंटेटिवनेस भी कहते हैं। इसे हम और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं इसके डेफिनेशन के थ्रू, जिसे दिया है गे ने 1980s में। इन्होंने बताया है कि कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है कि एक तरह का पॉसिबल एरिया होता है जिसको कि हम जिस सीमा तक उस टेस्ट के लिए मेजर करने जा रहे हैं उसको माप सकता है। उसकी एक प्रोबेबिलिटी जो एक फील्ड है उस प्रोबेबिलिटी
फील्ड तक हम उसको मेजर आउट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये उस टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी है। सेम इसी तरीके से एनास्टेसी ने भी बताया है कि जो कंटेंट वैलिडिटी होती है वो एक उपयुक्त जो भी टेस्ट होता है, जो भी हमने सोचा कि इस टेस्ट के थ्रू किसी ट्रेड को मेजर आउट करना है, तो उसके माध्यम से हम एक तरह से देख सकते हैं कि उसको सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ताकि हम ये देखें कि जो भी हम मेजर करने जा रहे हैं या जिस बिहेवियर को हम टारगेट कर रहे हैं उसका सही रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को देख रहे हैं, तो उस सैंपल से भी हम उसको ज्ञात कर सके। ठीक है, तो ये हो जाती है कंटेंट वैलिडिटी कि इसमें हम ये क्या देख रहे हैं कि वो जो भी टेस्ट है उसमें जो भी कंटेंट उसमें मेंशन है या उसमें दिया गया है वो उस टेस्ट को मेजर आउट कर रहा है और उसी से रिलेटेड है, कहीं और उसके एस्पेक्ट्स नहीं है या किसी और कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा है, वही उसकी कंटेंट वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी को कम से कम दो बातें होनी चाहिए। पहली होती है आइटम वैलिडिटी, दूसरा होता है सैम्पलिंग वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी को एकांश वैधता भी कहते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि टेस्ट के आइटम या स्टेटमेंट्स जो हैं उन ट्रेट या बिहेवियर को सही मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जिनके लिए उनको बनाया गया है। सैम्पलिंग वैलिडिटी या हम प्रतिदर्श वैधता जिसे कहते हैं, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जिस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को हमने लिया था ये टेस्ट उस सैंपल के सभी एस्पेक्ट्स को मेजर आउट कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम या कोई रिसर्चर एक पर्सनैलिटी टेस्ट को बनाता है तो उस टेस्ट में पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वो कवर करेगा और इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करेगा। बट अगर उसी टेस्ट के थ्रू हम एंगर या हॉस्टाइल जो मैनर है उसको चेकआउट करने की बात कर रहे हैं तो हम उसके थ्रू नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि एंगर या हॉस्टिलिटी से रिलेटेड उसमें कंटेंट नहीं है, वो पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सिर्फ कवर कर रहा है। तो ये उस टेस्ट का फील्ड नहीं होगा और इसी के थ्रू हम देख सकते हैं कि सैम्पलिंग वैलिडिटी को नहीं डिफाइन कर रहा है। वहीं ये टेस्ट अगर पर्सनालिटी से रिलेटेड है और उससे हमें पता चल रहा है कि कंटेंट उसके आइटम्स या स्टेटमेंट से ही हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अपने में समाये हुए हैं, इस कारण इस टेस्ट की सैम्पलिंग वैलिडिटी भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अब किसी भी टेस्ट के कंटेंट वैलिडिटी को हम दो तरह से चेकआउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। पहला होता है एक्सपर्ट की सहायता लेके या उसकी राय लेके। एक्सपर्ट के साथ में हम अगर बात करते हैं कि सपोज अगर आपने टेस्ट बनाया है, उसको देखना चाह रहे हैं कि वो उस चीज की उसका कंटेंट सही है या नहीं सही है, तो डिफरेंट एक्सपर्ट होते हैं या आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनको अपना टेस्ट दिखा सकते हैं और उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके कंटेंट को वो रेक्टिफाई कर पाएंगे कि वो सही कंटेंट उसमें पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से कंसर्न कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से कि वो टेस्ट सही से उसमें कंटेंट डाला गया है या नहीं। दूसरा वे होता है कि उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब हम पहले एक स्टेप को क्लियर आउट कर लेते हैं, यानी कि एक्सपर्ट की एडवाइस ले चुके होते हैं या सजेशन ले चुके होते हैं, तब हम देखते हैं उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, यानी कि हाँ एक छोटे से सैंपल पे या पायलट स्टडी के थ्रू उस पे स्टडी करके उसके कंटेंट को चेकआउट करते हैं कि सही उस चीज को मेजर आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को संरचना वैधता या शील गुण वैधता या ट्रेट वैलिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये ने 1980s में इसे डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन दी थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि जिस सीमा तक एक टेस्ट किसी प्रपोज्ड इमेजिनरी स्ट्रक्चर को मेजर करता है उसे ही उस टेस्ट की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। यानी कि हम एक इमेजिन कर लेते हैं या प्रपोज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को या इस फील्ड को वो मेजर आउट कर रहा है, तो हम देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होते हैं। इसके थ्रू हम देखते हैं कि डिफरेंट बिहेवियर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ जो बिहेवियर होते हैं उनको डिफाइन किया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि एक ही एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी ग्रास्पिंग पावर या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एक जैसी नहीं होती, यानी कि डिफरेंट होती है। अब हम क्या करेंगे, उस एज ग्रुप के लोगों के अगर हमको आईक्यू लेवल को चेकआउट करना है तो हम उस टेस्ट का कंस्ट्रक्शन उन्हीं के पैरामीटर उसी को लेकर करेंगे, और अगर उस टेस्ट की कंस्ट्रक्शन वैलिडिटी ठीक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तब हम देखेंगे कि वो उसकी वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को नहीं जस्टिफाई कर पा रहा होगा। अब किसी भी टेस्ट में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किस तरीके की है, या उसको अच्छी तरह है या बुरी है, उसको किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है टेस्ट, उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बिल्कुल सही है और ये उस चीज को मेजर आउट कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहली बात ये आती है कि टेस्ट जो होना है वो होमोजेनियस होना चाहिए, यानी कि अगर किसी एक ट्रेड को या बिहेवियर को मेजर कर रहा है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो उस चीज को नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है कि इसे जो भी एज हो रही है या ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंटल ग्रोथ हो रही है तो उसके एस्पेक्ट्स को भी अपने अंदर समाये रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम आईक्यू लेवल की बात कर रहे हैं या पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, मेजर आउट करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं डिफरेंट जो हमारे लाइफ स्पान होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारा एज के अकॉर्डिंग हमारी एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, हमारे आईक्यू लेवल बढ़ती है या हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें जो ओवरऑल हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उन डायमेंशंस को भी हमें इसमें रखना पड़ेगा, तभी हम उस टेस्ट की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल कंसिस्टेंसी उसमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम डिफरेंट सिचुएशंस में इसको इम्प्लीमेंट कर सके। अगर हमने अपने ही लोकल एरिया के से रिलेटेड ही चीज़ों को उसमें रखा तो वो हमारा एक लिमिटेशन बन जाएगा उस टेस्ट का। तो हम क्या करेंगे कि और भी उसके लिमिटेशंस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल कंसिस्टेंसी यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में भी उसको लेके आएंगे कि डायमेंशंस उसमें हों, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हों। तो हम देखेंगे कि हम ओवरऑल प्रेडिक्शन कर सकते हैं या रिजल्ट को गेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि वो जो हम इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ज़्यादा 100% श्योरली रहेगा कि हाँ इसके थ्रू हम सही मेजर आउट कर पा रहे हैं और इसको हम हर जगह सिचुएशनल में रख सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड अगर हम देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा था, सिर्फ अगर हम आईक्यू लेवल को चेकआउट कर रहे हैं तो हम आईक्यू लेवल को भी देख सकते हैं। अगर हम किसी पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं तो उसको भी उसमें रख सकते हैं। जो स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम उस स्पेसिफिक ट्रेड या एट्रीब्यूट्स को मेजर आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि जो भी उसमें हमने कंटेंट रखा है वो लॉजिकली होना चाहिए, और हम देख सकते हैं कि जो टास्क फैक्टर है उससे रिलेटेड होगा। तो हम देख सकते हैं कि थ्योरेटिकली उसमें लॉजिकलनेस होगी और इंटरवेंशन उसके थ्रू बहुत ही इजी वे में हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी टेस्ट के कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टोरियल वैलिडिटी, इसको कारक या अवयव वैधता भी कहते हैं। एनास्टेसी के अनुसार क्या होता है, किसी भी टेस्ट के फैक्टोरियल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि वो जो टेस्ट है वो दूसरे सिमिलर टेस्ट के साथ कोरिलेटेड है। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं, गिलफर्ड ने भी इसको बताया है कि जो फैक्टोरियल वैलिडिटी होती है उससे इस बात का पता चलता है कि कौन सा टेस्ट क्या मेजर कर रहा है और उसे अन्य की अपेक्षा क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारी चीजें हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डायमेंशंस को देख रहा है और जो दूसरे उसी से रिलेटेड या सिमिलर टेस्ट बनाए गए हैं उनसे कोरिलेट भी कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें फैक्टोरियल वैलिडिटी पता चलती है। फैक्टोरियल वैलिडिटी क्या होती है? बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस पे बेस्ड होती है, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टेस्ट जो कि एक ही एट्रीब्यूट को मेजर आउट कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमारे टेस्ट से रिलेटेड होते हैं, तभी हम उसको देख सकते हैं कि उसमें फैक्टोरियल वैलिडिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें फैक्टर लोडिंग होती है। फैक्टर लोडिंग का मतलब ये होता है कि इंटरकनेक्टेड है, और हम इसमें ये देख सकते हैं कि इसके थ्रू हमें टेस्ट की एक्चुअल कैपेसिटी को पता चल जाती है या उसकी फैक्टोरियल एनालिसिस क्या है। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वैलिडिटी की, जो कि किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस करती है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ द टेस्ट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए उस टेस्ट की लेंथ को बढ़ाया जाए तो हम देख सकते हैं उस टेस्ट की वैलिडिटी के साथ में उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब जैसे हमने रिलायबिलिटी के वीडियो में पढ़ा था
टेस्ट की लेंथ को बढ़ाकर उस टेस्ट की वैलिडिटी को किस फॉर्मूले के थ्रू चेकआउट किया जा सकता है, तो वो फॉर्मूला ये है। इसमें हम RCNX को हम देख सकते हैं, ये क्या होती है, बढ़ी हुई वैलिडिटी होती है, और एन जो होती है नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं कि हम कितने गुना उस टेस्ट की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आता है RCX जो होता है, वो प्रेजेंट वैलिडिटी होती है जो कि हमें मिली है और अब हमको इंक्रीज कहाँ करनी है, RCNX में करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब देखते हैं RTT क्या होता है। RTT रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट होता है जिसमें जो कि किसी टेस्ट का होता है। अब अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि किसी टेस्ट में मान लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट वैलिडिटी 0.50 है और रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0.7 है और टेस्ट की लेंथ को हमें 5 गुना बढ़ाना है, तब टेस्ट वैलिडिटी क्या होगी। वैल्यूज हैं उनको इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0.62। अब 0.62 है। अब आप देख रहे हैं प्रेजेंट वैलिडिटी क्या थी, 0.50 थी, और अब अगर हमने इसको बढ़ा के या इस फॉर्मूले में पुट किया है तो क्या आ रहा है, 0.62 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा और वो प्रोग्रेस हुई है, उसकी वैलिडिटी बढ़ी हुई है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी को एक मेन लेवल तक ले जा सकते हैं। अब किसी भी टेस्ट को एक मेन लेवल तक ले जाना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है कि कैसे हम किसी टेस्ट की लेंथ को बढ़ा दें और वो वैलिड हो जाए टेस्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो RCNX स्क्वायर है वो क्या होता है, डिजायर्ड लेवल ऑफ वैलिडिटी कोएफिशिएंट, यानी कि हमें जो चाहिए, जितनी हमें करनी है किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी। नेक्स्ट RTT को हम देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट होता है N, जितने की हमें नंबर ऑफ लेंथ चाहिए किसी टेस्ट की। तो और नेक्स्ट RCX स्क्वायर क्या होता है, इसमें प्रेजेंट वैलिडिटी होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि सपोज किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0.65 है, फिर आपका डिजायर्ड लेवल हमें क्या चाहिए, 0.85 लाना, मतलब 0.65 रिलायबिलिटी है और हमें उसकी वैलिडिटी कितनी चाहिए, 0.85 चाहिए। तो और अभी प्रेजेंट में क्या है, 0.62 है। अब उसमें हमें नंबर ऑफ हम कितने गुना उसको बढ़ाएं, तो उसको इसी फॉर्मूले में पुट करके अगर देखेंगे इसी वैल्यूज को, तो उसके कैलकुलेशन करने के बाद में हमें ये पॉइंट पता चलता है कि 2.21 होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो 2.21 टाइम्स उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं तो हमारी 0.85 आ जाएगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर आता है ग्रुप वेरिएबिलिटी। इसमें क्या होता है, किसी भी रिसर्च में डिफरेंट टेस्ट को शामिल करके किसी ट्रेड को मेजर करते हैं तो हम टेस्ट स्कोर्स डिफरेंट आते हैं। अब डिफरेंट आते हैं तो हम देखते हैं कि अगर डिफरेंट टेस्ट हैं और एक ही ट्रेड पे मेजर कर रहे हैं या बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं तो टेस्ट लगभग सिमिलर आने चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसमें हम क्या करते हैं कि नॉन वर्बल और वर्बल टेस्ट होता है। अब सपोज कोई किसी इंडिविजुअल का उसको IQ टेस्ट करना है तो रिसर्चर क्या कर रहा है, नॉन वर्बल क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स को ही रख रहा है। नेक्स्ट आता है वर्बल को रख रहा है। तो हम देखेंगे इससे तो हम इंटेलिजेंस टेस्ट को नहीं चेकआउट कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हमें दोनों ही टेस्ट को रखना होगा। दूसरी कंडीशन ये आती है कि डिफरेंट टेस्ट अगर हम यूज करते हैं और सिमिलर रिजल्ट आते हैं तो प्रेडिक्शन हम सर्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेम इसी तरीके से कि अगर हम डिप्रेशन को मेजर आउट करना चाह रहे हैं तो हम डिप्रेशन इन्वेंटरी को यूज करेंगे, हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल को यूज करेंगे और PHQ-9 को करेंगे। इन तीनों से रिलेटेड जो रिजल्ट आएंगे या इनके तीनों का फाइंडिंग्स आएंगी, तब हम बता पाएंगे कि एक्चुअली डिप्रेशन कितना है किसी भी इंडिविजुअल में। ठीक है, यानी कि कोरिलेट, एक साथ मर्ज करके या कंबाइंड करके हम देखेंगे कि सबके अप्रोक्सीमेटली सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हम बता सकते हैं कि हाँ श्योरिटी है कि उसमें इतना डिप्रेशन लेवल है। जबकि पहले वाली कंडीशन में क्या था, सिर्फ अगर हम एक ही टेस्ट को यूज कर रहे हैं तो हम इतनी श्योरिटी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में ये भी आता है कि अगर टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस को हमने सही से एक्सप्लेन नहीं किया है तो इंडिविजुअल्स को समझेगा नहीं और सही से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जिससे कि उस टेस्ट की वैलिडिटी इन्फ्लुएंस होगी। नेक्स्ट आता है कि अगर हम उनमें एप्रोप्रिएट आइटम्स को ऐड ऑन कर देते हैं कि हम नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाना है और उसकी वैलिडिटी बढ़ा दें टेस्ट की, जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला में पुट करके देखा था कि कितने गुना चाहिए, 2.21 आया था, तो हम देख सकते हैं कि
वो टेस्ट हमारा वैलिड हो जाएगा। बट अगर हम इनअप्रोप्रिएट आइटम को उसमें ऐड ऑन करेंगे तो उसकी वैलिडिटी अफेक्ट होगी, वो भी नेगेटिवली। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस, यानी इसमें क्या होता है कि बहुत से हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल कल्चर होते हैं या हमारे कम्युनिटीज होती है या सोसाइटीज होती है, उसमें बहुत डिफरेंसेस होता है। तो अब हमें क्या होता है कि अलग अलग सोसाइटी या कम्युनिटीज में हम हर एक टेस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है। इसको ये भी हमारे टेस्ट की वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सोशल कल्चरल डिफरेंसेस है वो भी कहीं ना कहीं हमारा एक ड्रॉबैक बन जाता है। तो हमें इस टेस्ट को वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।